सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चनों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के मैथ के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर ना तो उनके सारी चीज़ें समझ में आती है, ना उनके सारे डाउट क्लियर होते हैं, ना फिर उनका सिलेक्शन होता है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सवाल है कि गोले ए की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और गोले बी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो गोले ए और गोले बी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मेरे भाई दो गोले हैं तुम्हारे पास में, एक तो गोला ए है और एक गोला तुम्हारे पास में बी है। तो ए का मैंने ये लिख लिया, अब बी का भी यही होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मैं छोटा आर लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बड़ा है, 3 सेंटीमीटर छोटा है। तो बड़े की मैंने बड़ी त्रिज्या लिख ली, छोटे की मैंने छोटी त्रिज्या लिख ली। तो भाई देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 एकम 9, 9 चौका 36। तो 4 अनुपात में 1, यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 56 है तो भाज्य बताओ कितना होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। मेरे भाई सवाल में बोला है कि जो भाजक है ना, भाजक भागफल का तो 14 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। अब शेषफल अगर 56 है तो भाज्य बताओ कितना होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहाँ पर मेरे भाई आपसे क्या बोला कि जो शेषफल है ना, शेषफल वो कितना दिया हुआ है। आप बोलेंगे शेषफल तो 56 है, तो फिर भाजक कितना होगा मेरे भाई बताना जरा। सर जो भाजक है वो कितना होगा? सर इसने बोला था कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल तो 56 है, इसका 5 गुना कर दो मेरे भाई। तो आप बोलेंगे 6 पंजो 30 का 3, 5 25 और 2, ठीक है 3 मेरे भाई आपका 28 यानी 280 होगा। तो भाजक कितना हो गया? 280 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ भागफल कितना होगा, भागफल कितना होगा, तो मेरे भाई जो इसने बोला था कि जो भाजक है भागफल का 14 गुना है, तो इसमें 14 का भाग दे दो मेरे भाई। तो 14 दूना 28, यानी कि यहाँ से आप देख लो कि जो भागफल है वो 20 आ जाएगा। अरे 20 को 14 से गुणा करोगे तो 280 आएगा, तो भागफल तुम्हारा 20 आ गया। अब तुमसे इसने बोला कि बताओ भाज्य कितना है। तो कैसे ये सवाल होगा? देखो भाज्य बराबर में क्या होता है, आप बोलेंगे भाज्य बराबर में होता है, ठीक है मेरे भाई, भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा में भागफल होता है, प्लस में मेरे भाई आपका शेषफल होता है। प्लस में क्या होता है? आपका शेषफल होता है। तो भाजक कितना है? आप बोलेंगे सर 280 है, क्लियर। भागफल कितना है? आप बोलेंगे 20 है, और मेरे भाई शेषफल कितना है? प्लस का 56 है। तो 280 को 20 से गुणा करेंगे, आंसर आएगा 28 दूना 56, यानी कि 5600 आएगा। और इसमें आप 50 और जोड़ दो, सॉरी 50 नहीं, भाग शेषफल तो 56 है ना, तो इसमें 56 और जोड़ेगा। 5600 में अगर तुम 56 और जोड़ दोगे तो 5656 आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो जिन्होंने भाई ए आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को चेक करो। अगला सवाल है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में और 39 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 4 दिन कार्य करते हैं और फिर ए कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बेहतरीन सवाल है।
ए करता है कितने दिन में? सर ए करेगा 12 दिन में, और बी करता है कितने दिन में? 39 दिन में। दोनों का लैसे बताओ कितना होगा? ऐसी कोई संख्या ढूंढ लो जिसमें 12 का भी भाग जाता हो और 39 का भी भाग जाता हो। तो मेरे भाई ठीक है, 39 दूना 78, 78 में 12 का भाग नहीं जाता, 12 छिकाणी 72, फिर 39 चौका होता है 156, 156 में 12 का भाग चला जाता है, सर 12 का चला जाए, ठीक है बिल्कुल। तो ऐसे करो, दोनों का जो लैसा है वो कितना आएगा? 156 आएगा। 156 में अगर मैं 12 का भाग देता हूँ तो मेरे भाई कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। और 39 का भाग 156 में देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब इसने बोला कि दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, तो दोनों मेरे भाई देखो 13 काम तो ये करेगा और 4 काम ये करेगा, तो 13 और 4 कितना हो गए? 17, यानी दोनों मिलके 17 काम करते हैं। अब इन्होंने 4 दिन तक तो काम किया है, तो 4 से गुणा कर दो मेरे भाई। एक दिन में 17 काम, तो 17 चौके 68, 4 दिन में मेरे भाई आपके 68 काम हो जाएंगे। तो टोटल काम मेरे भाई कितना था? आप बोलेंगे टोटल काम तो 156 था, तो 156 में से अगर मैं 68 यहाँ पे घटा दूं तो कितना बचेगा? तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 बचेगा, और मेरे भाई आपका यहाँ पर 14 में से 6 गया तो यहाँ पर भी कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसने बोला कि ए तो कार्य छोड़ के चला जाता है, तो ए से तो अब मेरे को मतलब ही नहीं है, बचेगा कौन? बी। तो बी तो एक दिन में 4 काम करता है, तो इसमें 4 का भाग दे दो, 88 में 4 का भाग देंगे 22 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों के ऑप्शन आपको मिलेंगे और फिर उन ऑप्शनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपसे बोलूं तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पेपर पर आधारित क्वेश्चन और आंसर, यानी कि वैसे ही क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगा जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये के अंदर आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के मेरे इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसके सिलेक्शन की गारंटी है, क्योंकि मेरे भाई इस पीडीएफ में एक तो देखो कम क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी किताब मैं आपको दे दूंगा क्योंकि उतना टाइम आपके पास में नहीं है। लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिन क्वेश्चनों को आप एक रात में भी पढ़ सकते हैं, एक दिन में भी आप उन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई कम टाइम में ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिसको भी चाहिए नंबर आपके सामने है, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई देखो, 8000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के तहत प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, धनराशि कितनी है? आप बोलेंगे 8000, तो मिश्र धन बोला है तो उससे पहले तो आप ब्याज निकालो मेरे भाई, ठीक है। उससे पहले तो आप क्या निकाल लो? इसका ब्याज निकाल लो और फिर उसको जोड़ देना, या फिर आप मेरे भाई देखो 7.5 है तो इसको 107.5 कर लो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो कर लो भाई। तो ब्याज निकाल लेते हैं पहले। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा रेट गुणा टाइम बटे में 100 होता है सर। तो मूलधन कितना है आपका? 8000 रुपया। टाइम कितना है सर? 3 साल का। रेट कितनी है? 7.5% की, और बटे में 100 तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करता हूँ, यहाँ से पॉइंट को हटा के एक जीरो और लगा लेता हूँ। तो ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगी, तो यहाँ पे बचेगा 8 तिया 24,
24 गुणा में ये हो जाएगा तुम्हारा 75। भाई पॉइंट तो मैंने हटा लिया, तो अब बचेगा मेरे भाई आपका 75। तो 24 को 75 से गुणा करेंगे, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 300 का 30 बचेगा। 75 दूना 150, 150 में 30 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 150 में 30 जोड़ेंगे 180। तो 1800 रुपये तो तुम्हारे पास में ब्याज आ गया, 8000 रुपये तुमने उधार लिया था। तो टोटल मिश्र धन कितना हो गया, 8000 में 1800 जोड़ोगे तो 9800 आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो मेरे भाई बी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो आइए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। इसका मेरे भाई क्या करना है, इसका मान निकालना है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। 23 की पावर 3 है, -14 की पावर भी 3 है और -9 की पावर भी आपकी 3 है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो फटाफट बताइए भाई इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या होगा। कितने बच्चे हैं भाई जो इस सवाल का आंसर करेंगे। तो सीधी सी बात है यूनिट डिजिट से कर लो। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 3 है और 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे इसको इस तरीके से मान लो। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे भाई लास्ट का इकाई का अंक 4 है, इसकी पावर भी 3 है तो इसकी पावर भी 3 मान लो। प्लस माइनस माइनस है, 9 की पावर भी 3 है, तो देखो 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 3 27 होता है। तो हमें तो इकाई के अंक से मतलब है, इसका इकाई का अंक 7 होगा। माइनस 4 की पावर 3 होती है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 का मेरे भाई लास्ट का अंक 4 होता है। 9 की पावर 3 क्या होते हैं, 729, 729 का इकाई का अंक 9 है, तो ये तुम्हारा 9 हो जाएगा। अब देखो 9 और 4 का 13, यानी 7 में से 13 घटाएंगे माइनस का 4 आएगा। अब सर ये तो मामला गंभीर है, इकाई का अंक -4 कभी हो ही नहीं सकता भाई, इकाई का अंक -4 हो ही नहीं सकता। और तुम देख लो यहाँ पर भी किसी का भी इकाई का अंक -4 नहीं है। पहली बात तो मैथ में ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक -4 हो जाए या माइनस की कोई संख्या हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तो जब भी मेरे भाई जो इकाई का अंक माइनस का आ जाता है तो उसमें मेरे भाई 10 जोड़ लेते हैं। मान लो यहाँ पर -1 आ जाता तब भी हम उसमें 10 जोड़ते, यहाँ पर -2 आ जाता तब भी 10 जोड़ते, यहाँ पर 3 आ जाता तब भी हम क्या जोड़ते मेरे भाई आपका 10 ही जोड़ते। तो मेरे भाई ऐसे करो, इसमें आप कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो। तो मेरे भाई 10 में से 4 घटेगा तो 6 आंसर आएगा। इकाई का अंक 6 होना चाहिए। इसका मतलब मेरे भाई ये सारे के सारे ऑप्शन तुम्हारे गलत है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो तुम्हारे गलत है। एक ऐसा ठीक है ऑप्शन होगा जिसका इकाई का अंक आपका क्या होगा, 6 होगा। मैं 1 सेकंड का टाइम दे दीजिए मेरे भाई, मैं इस सवाल को थोड़ा सा देख लेता हूं कि ऑप्शन में यही था या फिर कुछ और था। हो सकता है कि भाई मैंने टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दी हो। ठीक है मेरे भाई, हो सकता है कि मैंने यहाँ पर टाइपिंग करने में क्या कर दी हो, मिस्टेक कर दी हो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 23 की पावर 3 है, 14 की पावर भी 3 है और -9 की पावर भी आपकी 3 है। तो यहाँ पे मेरे भाई या फिर हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं मेरे भाई इसमें, ठीक है, या फिर हम इसमें कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो यार हम ये गलती कर रहे हैं भाई, ठीक है, हम ये गलती कर रहे हैं कि 13 में से 7 घटता है ना भाई, 9 और 4 13, तो 13 में से 7 घटता है ना, तो मेरे भाई माइनस का 6 आता है। ठीक है, 13 में से 7 घटता है तो भाई माइनस का 6 आता है। तो इसमें अगर 10 जोड़ेंगे, 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा और 4 तो लास्ट में इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया है। तो यूनिट डिजिट से कर लो मेरे भाई। अब ऐसे तो अगर तुम 23 की पावर 3 करोगे तो 23 गुणा 23 गुणा 23 करना पड़ेगा, आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा। फिर 14 को भी 3 बार गुणा करने पड़ेगा, जो आंसर आएगा उसको घटाना पड़ेगा। तो मेरे भाई काफ़ी टाइम खराब हो जाएगा। यूनिट डिजिट से करने का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसको देखो भाई, 8 आम है, देखो 8 तो आम है
और मेरे भाई 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं, संतरों को मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। 5 संतरे हो गए, इनका मूल्य कितना है 164 रुपये, इनका मूल्य 164 रुपये है। जबकि 5 आम और 8 संतरे, जबकि 5 तो आम हैं और 8 संतरे हैं। मैंने फिर बोला कि संतरों को मैं बी मान लेता हूँ, इनकी वैल्यू कितनी है 148। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो भाई देखो ये भी 8 और 5 13 होगा, ये भी 8 और 5 13 होगा। तो मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ, तो 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 13 आम, ये हो जाएगा 8 और 5 13 संतरे हो जाएंगे। और इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 8 और 4 12 का हासिल का 1, 6 4 10 और 11, और मेरे भाई 312 यहाँ पे हो जाएगा। तो मेरे भाई 13 से काट दो इसको, देखो 13 एकम 13, एक आम बचेगा, 13 एकम 13 मेरे भाई एक संतरा बचेगा, और इसको 13 से काटेंगे, 13 दूना 26 यानी 13 चौके 52 यानी कि 24। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक आम और एक संतरा की वैल्यू 24 रुपये है। लेकिन हमें तो 3 आम और 3 संतरा चाहिए भाई, 3 आम चाहिए 3 संतरा चाहिए, तो मैं इसको 3 से गुणा कर देता हूँ। देखो 3 से गुणा कर दो तो ये हो गए 3 आम, इसको 3 से गुणा करेंगे ये हो गए 3 संतरा, अब इसको भी 3 से गुणा कर दो तो 24 तिया 72। लो हो गया मेरे भाई सवाल। तो इस तरीके से मेरे भाई आप इन सवालों को बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। बेहतरीन सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करो भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। कोई व्यापारी 2400 रुपये में माल खरीदता है, वह माल का 1/3 भाग 20% के लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 10% की हानि पे बेचता है, और शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई बेहतरीन सवाल है, देखो कैसे। मैंने मान लिया कि उसने 2400 रुपये में 2400 माल ही खरीदा है, यानी कि 2400 रुपये में खरीदा है उसने, और कितना माल खरीदा है तो मैं मान लेता हूँ कि 2400 माल ही उसने खरीदा होगा। इसने बोला कि माल का 1/3 20% के लाभ पर बेचता है, तो 2400 माल है, 2400 माल का 1/3 बताओ कितना होगा। तो 2400 का अगर मैं 1/3 निकालूंगा तो 3 8 का 24 यानी कि 800 आएगा। तो 800 माल को तो उसने क्या किया है 20% के लाभ पर बेचा है, यानी कि 120 हो जाएगा मेरे भाई। तो 120 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 12 8 का 96 यानी कि 960 रुपये, तो ये हो जाएगा। फिर उसने आगे बोला कि माल का 1/4 10% की हानि पे, तो माल तो 2400 था, इस 2400 का 1/4 भी निकाल लो। इसका 1/4 कितना होगा 4 6 का 24 यानी कि 600 रुपये होगा। तो इस 600 रुपये को इसने बेचा है 10% की हानि पे, तो 10% की हानि पे बेचेगा यानी 90 में बेचेगा। तो 2 जीरो काटे, 9 6 का 54 यानी कि 540 तुम्हारा हो जाएगा। और फिर उसने बोला कि शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो शेष को शेष पे ही बेच देता है। तो मेरे भाई देखो टोटल माल उसका 2400 था। अब 2400 में क्या हुआ कि 800 माल तो मैंने यहाँ ले लिया, 600 माल मैंने यहाँ ले लिया, तो 800 और 600 कितना हो गया 1400। तो 2400 में से 1400 तो मैंने ये ले लिया, तो बाकी का 1000 बचा, तो 1000 को वो 1000 रुपये में ही दे देता है। भाई उसने बोला कि शेष माल को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो 1000 को 1000 में ही दे देता है। तो अब ये टोटल कितना हो गया 960 में 540 जोड़ेंगे तो 1500, और 1500 में 1000 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा कितना 2500। तो सीधी सी बात है 2400 रुपये में खरीदा था, यानी कि 2400 रुपये के माल को 2500 रुपये में बेच दिया। 2400 रुपये के माल को 2500 में बेच दिया तो 100 रुपये का लाभ हुआ। कितने के माल पर 2400 के लाभ पर। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, इसमें मेरे भाई 4 का भाग देंगे तो 100 में 4 का भाग देंगे 25 बढ़ जाएगा, और 24 में 4 का भाग देंगे 4 6 का 24 हो जाएगा। तो 25 बटे में 6% का लाभ होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके मज़े हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। तो मेरे भाई बहुत सारे बच्चों को लग
लग रहा होगा कि यार ये सवाल मैंने तो बहुत लंबा करवा दिया, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इस सवाल में खा गया। यकीन मानो मेरे भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं तो टीचर हूँ मेरे भाई, तो मुझे तो एक लाइन को 4 बार रिपीट करना पड़ता है, ठीक है। मैं तो टीचर हूँ और मुझे एक लाइन को 4 बार रिपीट करना पड़ता है। लेकिन भाई तुम स्टूडेंट हो, अगर तुमको थोड़ी बहुत मैथ आती है, तुमको समझाना थोड़ी है, तुमको तो मेरे भाई खुद को समझना है, खुद को सवाल करना है। तो आप इनमें से आधे से स्टेप तो लिखोगे भी नहीं अगर मैथ आती है तो। अब जिनको मैथ नहीं आती मेरे भाई, उनको तो सीखना ही पड़ेगा। आइए भाई, एक दीवार, एक सीधी दीवार के सहारे टिकी हुई है जो धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीढ़ी का पैर दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है तो सीढ़ी की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मान लो कि ये एक दीवार है, यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है, यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसने बोला कि ये धरती के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है और दीवार, सीढ़ी का पैर दीवार से 15 मीटर दूर है, यानी जो सीढ़ी का पैर है ना वो दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है। तो तुमसे बोला कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात है, नहीं तुमको ये वैल्यू निकालनी है। तो सर देखो, अगर मैं इसको एक समकोण त्रिभुज मानता हूँ तो ये तुम्हारा क्या है, कर्ण है, और ये तुम्हारा क्या है, आधार है। मेरे भाई लाल बटे कक्का तुमने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का तुमने पढ़ा होगा। तो आधार और कर्ण, भाई आधार तुम्हारे पास में है, कर्ण तुम्हारे पास में है, तो आधार और कर्ण किस में आते, कोस थीटा में। यानी कि कोस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। तो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो मेरे भाई कोस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 15, कर्ण की वैल्यू तो तुम्हें निकालनी है। तो मेरे भाई कोस 60 की वैल्यू होते 1/2 बराबर में हो गया 15/k। तो k तो यहाँ चला जाएगा, तो k 1 कम k और 2 यहाँ गुणा होगा तो 15 दूना 30। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। तो जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेहतरीन सवाल आपको करवा रहा हूँ मेरे भाई, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। तो भाई देखिए, 0.25 को गुणा 1.6 से करना है। तो 0.25 को 1.6 से गुणा करें तो भाई देखो, इसको 16 से गुणा कर लो सीधा। 16 पंजो 80 का 8 बचेगा, 16 दूना 32 और 8 40। यानी कि मेरे भाई यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, तो सर 2 संख्या छोड़ के पॉइंट तो यहाँ पर था और 1 संख्या छोड़ के पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे भाई 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा, यानी कि मेरे भाई 0.400 यहाँ पे बचेगा। फिर इसको गुणा करेंगे मेरे भाई, तो 0.04 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, यानी कि ये आ जाएगा 0.5 चौका 20 आएगा ना मेरे भाई, तो 0.20 तुम्हारा ये हो जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो मेरे भाई आंसर आएगा 0.420 आंसर आएगा मेरे भाई। अब 0.420 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है मेरे भाई, तो हमने ऐसी कहाँ गलती कर दी भाई, ठीक है, हमने ऐसी कहाँ गलती कर दी, एक बार हमें फिर से इसको सोचने दीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई हमने ये गलती करी है कि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह नहीं है, यहाँ पर बीच में जो चिन्ह है ना ये भाग का चिन्ह है मेरे भाई, ठीक है, ये जो चिन्ह है ना ये भाग का चिन्ह है। तो इसको मेरे भाई तुम भाग का चिन्ह बनाओ। देखो 0.400 में भाग देना है किसका मेरे भाई, 0.020 का भाग देना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो क्या करेंगे, पॉइंट से भाई यहाँ पर भी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ पर भी 3 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट तुम्हारा कट जाएगा। तो 400 में 20 का भाग देंगे, 400 में 20 का भाग देंगे, 20 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ थी मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा प्लस का चिन्ह नहीं था, भाग का चिन्ह था। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है, एक कॉलेज में विज्ञान और कला के विद्यार्थियों का अनुपात उसके 3 बैचों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग है। बैच ए में यह अनुपात 5:8 है, बैच बी में अनुपात 7:11 है और बैच सी और लिख लो में यह अनुपात 3:5 है। किस बैच में विज्ञान के विद्यार्थियों का सर्वाधिक अनुपात है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं
बैच ए की स्टोरी देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शुरू वाले बच्चे विज्ञान के हैं और दूसरे वाले बच्चे कला के हैं। जैसे कि यहाँ पर 5:8, 5:8, तो ये बच्चे किसके हैं, विज्ञान के, और ये बच्चे किसके हैं, कला के। तो हमें तो विज्ञान वालों का अनुपात निकालना है, तो विज्ञान के बच्चे कितने हैं, 5, और टोटल बच्चे कितने हैं सर, 8 कला के, 5 विज्ञान के, 8 और 5 13, तो पूरे 13 बच्चों में से विज्ञान के बच्चे 5 हैं। तो 5 में अगर मैं 13 का भाग दूंगा तो मेरे भाई 13 दूना 26, 13 3 39, यानी कि 0.3 के समथिंग में कुछ आएगा। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भाग दे लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो जैसे 7:11 है, तो मेरे भाई बी की स्टोरी क्या है, 7:11, तो विज्ञान के कितने हो जाएंगे, 7, और बटे में मेरे भाई 11 और 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर भी लगभग 0.3 ही आ रहा है मेरे भाई, ठीक है। तो इसका मतलब हमें आगे तो भाग देना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। इसका मतलब आगे भाग देना ही पड़ेगा। तो और भाग दे लो, ठीक है। 5 में 13 का भाग देंगे तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे, तो 13 दूना 26, 13 3 39, तो मेरे भाई तुम्हारा कितना बचेगा, 11 बचेगा। 13 दूना 26, 13 3 39, 13 नाम का 117, यानी 13 8 104, यानी 0.38 के समथिंग आएगा। इसमें भाग देंगे 18 3 54, यानी कि 16 बचेगा। 18 3 54 हो गया मेरे भाई, ठीक है। और 18 8 का कितना होता है मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 18 8 का 144 होता है क्या, बिल्कुल मेरे भाई, ठीक है। तो 18 3 54 108, यानी कि यहाँ पर भी भाई 18 8 का 144, यानी कि सर यहाँ पर भी यार, ठीक है, यहाँ पर भी 0.38 ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हारा 0.38 ही आ रहा है। और आगे भाग दो मेरे भाई, ये तो शायद पूरा ही भाग हमसे, ठीक है, दिलवा के मानेगा मेरे भाई, ठीक है। ये तो पूरा ही भाग दिलवा के मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई हमने भाग दिया था तो 104, यानी कि मेरे भाई तुम्हारा बचा था कितना, ठीक है, 7 बचा था। तो 13 चौके 52, 1 सेकंड भाई, 13 1 4, यानी कि 6 1 7 बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो, अगर हम 50 में देखो 13 3 39 का 11 बचेगा, 11 में भाग देंगे तो 13 गुणा में 8, ठीक है, 104 होता है। 104 के बाद में तुम्हारा कितना बचेगा, तो तुम्हारा बचेगा कितना, 6 1 7 बचेगा, ठीक है। 13 चौक 52, 13 पंजे 65, यानी कि लगभग 385 के समथिंग में कुछ आएगा, ठीक है मेरे भाई, लगभग 385 के समथिंग में कुछ आएगा। यहाँ पे मेरे भाई अब देखो 18 8 का 144, यानी कि तुम्हारा फिर से 16 बचेगा, यानी 3 पॉइंट, ठीक है, 88 के समथिंग में आएगा। यहाँ पर भी देख लो भाई, सी की स्टोरी भी देख लो तुम, 3:5 है, तो यानी कि 3 बटे में कितना करना पड़ेगा, 3 और 5 का 8, तो इसमें करना पड़ेगा 8। तो यहाँ पर भाग दो मेरे भाई, तो पॉइंट लगा के देखो, 8 3 24, 6 बचेगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 0.57 ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.385, यहाँ पर 0.388, यहाँ पर 0.370 के समथिंग में कुछ है, यानी सबसे बड़ा तो यही अनुपात है। तो बैच बी का अनुपात सबसे ज़्यादा है। तो भाई बड़ा निकम्मा सवाल है ये, ठीक है, बड़ा ही निकम्मा सवाल है मेरे भाई ये तो, ठीक है, खतरनाक सवाल था भाई ये तो, ठीक है, बड़ा ही निकम्मा सवाल है भाई, काफ़ी लंबा पूरा भाग इसने दिलवा दिया, ठीक है। वैसे सवाल आसान है, भाग देने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है। अगले सवाल को देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु उसके अंकित मूल्य से 20% कम पर खरीदी और अंकित मूल्य से 10% अधिक में बेच दिया, उसे 40% का लाभ प्राप्त हुआ। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना है। तो मेरे भाई देखो, 3 चीज़ें हैं तुम्हारे पास में, एक तरफ है तुम्हारा क्रय मूल्य, एक तरफ है अंकित मूल्य और एक तरफ है तुम्हारा विक्रय मूल्य। मैं मान लेता हूँ जो अंकित मूल्य है वो 100x है। तो इसने बोला कि जो, ठीक है, व्यक्ति ने अंकित मूल्य से 20% कम में खरीदी है, तो 20% कम में खरीदी यानी कि 80x रुपये में खरीदी होगी, और बेचा कितने में, अंकित मूल्य से 10 रुपये अधिक में। तो अंकित मूल्य कितना माना था 100x, इससे 10 रुपये ज़्यादा में बेची है, यानी कि 10 और जोड़ दो इसमें, तो उसे 40% का लाभ हुआ। तो खरीदा कितने में था, 80x रुपये में खरीदा था, 40% का लाभ हुआ है। तो मेरे भाई 80x का 40% लाभ निकालेंगे, 140 बटे में 100 होगा, 2 0 काट दी, 14 8 का कितना होता है, 112x होता है। यानी कि यहाँ पर कितने में बेची थी,
100x प्लस में 10 में बेची है, यहाँ पर कितने में बेची है 112 रुपये x में बेची है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 112x में से 100x घटाएंगे तो मेरे भाई 12x बचेगा, बराबर में तुम्हारा 10 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 10/12 हो जाएगा, यानी कितना हो गया मेरे भाई 10/12। लेकिन तुम्हें तो इसका अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य तो हमने 100 मानना था मेरे भाई, 100x मानना था, तो इसको 100 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। तो इसमें 12 का भाग देंगे मेरे भाई, तो ठीक है 12 8 का 96, यानी कि तुम्हारा कितना बचेगा 4 बचेगा। 12 तिया 36, 83 पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, 83 पॉइंट में कुछ आंसर इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूँगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।